उत्तराखंड की जिस मिट्टी में आर्सेनिक, क्रोमियम और लेड जैसे जहर मिलने लगे हैं, वहाँ हवन और पूजा करके ज़मीन का शुद्धिकरण किया जा रहा है, क्योंकि कोट अनकोट एक सनातन विरोधी शख्स के कदम वहाँ पड़ गए। हवा सांस लेने लायक बची नहीं, आरओ इंडस्ट्री का मुनाफा ना बढ़े तो पानी पिया नहीं जा सकता, लेकिन इस देश के खलिहर लोगों के पास इतना सामर्थ्य ज़रूर है कि लौकिक मंत्र पढ़कर ज़मीन को शुद्ध किया जा सके, जैसा हल्द्वानी में करने की कोशिश की गई। क्या ये ड्रामा इसलिए किया गया क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं? इस सवाल पर सनातन विरोधी होने का सर्टिफिकेट बांट देना सबसे मुफीद जवाब है। तो क्या हुआ था हल्द्वानी में 10 अगस्त को, जिसकी भर्त्सना आज संसद में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को करनी पड़ी? खड़गे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दलित होने की वजह से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है? उत्तराखंड से दिल्ली तक मचे बवाल की पूरी पड़ताल आज करेंगे। इसके बाद बात संसद के मॉनसून सत्र में हुई कामचोरी की भी, और इसको सीनाजोरी के दम पर जस्टिफाई किए जाने की भी। अपनी अपनी गलतियों को सामने वालों पर मढ़ा जा रहा है। दिन की अन्य सुर्खियां भी आपके सामने रखेंगे। नमस्ते और स्वागत, मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। जैसी आशंका थी, लोकसभा तो आज भी नहीं चली, लेकिन मॉनसून सत्र के अंतिम दिन साइन डाई से पहले राज्यसभा में हंगामा हो गया। सदन के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए, बोले कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में उनके भाषण के बाद वहां शुद्धिकरण कराया गया और ऐसा करने वाले बीजेपी के लोग थे। स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. हुआ ये कि 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली हुई। उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम नेता तो मंच पर थे, पर कांग्रेस की इस रैली को वजन मिला पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी से। उत्तराखंड उन 5 राज्यों में शामिल है जहां अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले इस राज्य में किसी बड़े कांग्रेस नेता की ये पहली रैली थी और भीड़ भी ठीक ठाक वहां पर पहुंची। लोकल पत्रकार बता रहे हैं कि रामलीला मैदान में तिल रखने की भी जगह नहीं थी, बाहर तक लोग भरे हुए थे। खड़गे भाषण देने आए तो केंद्र से लेकर राज्य और बीजेपी से लेकर आरएसएस सबको निशाने पर लिया। उत्तराखंड कांग्रेस के लिए ये रैली एक सक्सेसफुल इवेंट रही, लेकिन विवाद शुरू हुआ एक दिन बाद। 10 अगस्त को इसी रामलीला मैदान का एक वीडियो वायरल हुआ। कुछ लोग हवन करते दिखे, बोले कि शुद्धिकरण किया जा रहा है। जैसे प्रशासन से इजाज़त लेकर रैली करना कानून सम्मत है, वैसे ही पूजा करना, हवन करना भी, लेकिन कहा यह गया कि शुद्धिकरण कराया जा रहा है। ऐसा हल्द्वानी में श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास वाले कह रहे हैं। खड़गे ने आरोप लगाया कि क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, इसलिए उन्हें अछूत मानकर शुद्धिकरण कराया गया। मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता, और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोप इतने गंभीर थे कि जेपी नड्डा को जवाब देना पड़ा। अच्छी बात यह रही कि कम से कम इस मुद्दे पर पक्ष या विपक्ष की राजनीति को किनारे करके सरकार ने भी इस घटना की निंदा की। जेपी नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन नहीं करती और मामले की विस्तृत जांच कराई जाएगी। ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है, और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है, हम इसकी तहकीकात भी करेंगे।
वैसे बयान उन शूरवीरों का भी आया है जिन्होंने सब काम धाम छोड़कर ये कथित शुद्धिकरण कराया था। वो कह रहे हैं कि दलित होने की वजह से नहीं, खड़गे धर्म विरोधी हैं इसलिए उन्होंने हवन कराया। श्री राम सेना वालों का कहना है कि उस कार्यक्रम में दलित समाज से जुड़े लोग भी शामिल थे। यदि हम दलित विरोधी होते तो उस यज्ञ में हमारे साथ हमारे दलित भाई नहीं होते। ये अंकित पाल जी वहां पे उपस्थित थे, क्या ये दलित नहीं है? नंद किशोर आर्य जी दलित थे, क्या वो दलित नहीं है? अन्य जो है दलित समाज के अन्य बंधु थे, मोहित आर्य हैं, विनोद आर्य जी हैं, क्या वो दलित नहीं है? या मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहना चाहते हैं कि इनसे ज्यादा दलित वो हैं? ये दलित वाला कोई एंगल, ये तो उन्होंने अपनी राजनीतिक माइलेज लेने के लिए जो भी जिस भी प्रकार से इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। हमारा इस प्रकार का कोई भाव नहीं है। हम भगवान राम के उपासक हैं जिन्होंने सबरी माता के जूठे बेर खाए हैं और हमें भी कोई परहेज नहीं है। मेरे ऐसे बहुत मित्र हैं जो दलित समाज से आते हैं, उनके साथ बैठ करके एक थाली में खाना खाने का काम हम लोग करते हैं। आपका भाव क्या था? मैंने बताया आपको भाव, एक धार्मिक स्थल का इस्तेमाल करना राजनीतिक कारणों से, फिर उसको अशुद्ध करके वैसे ही छोड़ करके चले जाना, उसकी शुचिता का ध्यान न देना, ये मेरा विषय है, ये मेरा विरोध है। एक सवाल उठ रहा है कि ये श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास नाम का संगठन आखिर है क्या? आज तक से जुड़े लीला सिंह बिष्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये संगठन बना ही इस साल जनवरी में है। करीब 20 से 25 लोग इससे जुड़े हैं। संगठन का दावा है कि वो धर्म और हिंदू आस्था से जुड़े कार्यक्रम कराता है, पर इस संगठन के लोग आरएसएस से भी जुड़े हैं। संगठन के अध्यक्ष गिरीश पांडे की सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम तस्वीरें हैं जो उनका आरएसएस से जुड़ाव बताती है। खड़गे ने सदन के अंदर और बाहर भी मांग की कि जिन लोगों ने शुद्धिकरण कराया है उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक कदम आगे बढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस मुद्दे में घसीटा। इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। हालांकि बीजेपी का लगातार कहना है कि इस इवेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड बीजेपी ने सफाई दी है कि जिन लोगों ने हवन पूजा की है उनका बीजेपी से कोई संबंध नहीं और ना ही बीजेपी का कोई पदाधिकारी उस कार्यक्रम में शामिल हुआ। कांग्रेस गलत दिशा में जा करके भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का कार्य कर रही है, क्योंकि वो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। कई लोग, कई संस्थाएं इस तरह के कार्यक्रम करती रहती हैं और उन संस्थाओं में से किसी का हो सकता है मन दुखा हो, जो खड़गे जी के लगातार बयान आए हैं गंगा के और हमारे माँ गंगा के संदर्भ में, इन संदर्भ में, इसके संदर्भ में कहीं कोई भी ऐसे लोग हैं जो ऐसी संस्थाएं हैं उनका रहा होगा कार्यक्रम, लेकिन वो कार्यक्रम बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के न तो हमारे लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम चाहे किसी भी संगठन का रहा हो, लेकिन ऐसी हरकत पहली बार नहीं हुई है। कहीं जाति का हवाला दिया जाता है, कहीं धर्म का, कहीं खान पान का, कहीं राजनीतिक विचारधारा का। सवाल उस सोच पर उठता है जिसे शुद्धिकरण की जरूरत महसूस होती है। धर्म अगर इंसानों को जोड़ने का माध्यम है तो किसी भी मौजूदगी से जमीन या भवन अपवित्र कैसे हो सकते हैं? ऐसा है तो समस्या उस व्यक्ति में नहीं, उस नज़र में है जो इंसान की बराबरी को स्वीकार नहीं कर पा रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में एक पारंपरिक कहावत है, संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमारा इतिहास गवाह है कि सरकारें संसद न चलने का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ती आई हैं। आज का दिन इतिहास से कौन सा अलग होना था? संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया और खत्म होते ही सरकार ने संसद के कामकाज का हिसाब भी बता दिया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के मुताबिक इस बार लोकसभा अपने तय समय का सिर्फ 19% और राज्यसभा 39% ही चल सकी। माने संसद में काम कम, हंगामा ज्यादा हुआ। कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। 20 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ था। 20 जुलाई को ही कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद की ओर मार्च निकाला। उस दिन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बेरहमी से टूट पड़ी। जो तस्वीरें, वीडियो दिल्ली की सड़कों से आए वो आपने देखे, वो भयावह थे। इसे एक मुद्दे ने विपक्ष को वो हथियार दे दिया जिससे पूरा संसद सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी गतिरोध रोक नहीं पाया। राहुल गांधी और विपक्ष की एक ही मांग थी कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए और आकर जवाब दें कि 20 जुलाई को पुलिस ने किसके कहने पर प्रदर्शनकारियों को पीटा। ना अमित शाह सदन में आए, ना संसद चल सकी। बार बार ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री तैयार थे, पर गृह मंत्री तो दिखाई नहीं दिए। गृह मंत्री आए 20 तारीख को राष्ट्रीय गान के लिए,
आपको याद होगा, राष्ट्रीय गान के लिए पहले दिन आए थे, जन गण मन के लिए आए थे, और उसके बाद आज दोनों दिखाई दिए, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों दिखाई दिए वंदे मातरम के समय। इस बीच प्रधानमंत्री नहीं आए, गृह मंत्री नहीं आए। भारत में संसद के 1 मिनट के कामकाज की लागत को लेकर कोई नया आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। 2012 के रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों सदनों में हर मिनट की कार्रवाई के लिए करीब 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा। वो कहते हैं कि अगर संसद के इस सत्र में हुए 173.1 घंटे के कामकाज के नुकसान पर यही दर लगाई जाए तो लगभग 130 करोड़ रुपए का अमाउंट बनता है। वैसे इसे संसद के खर्च किए गए पैसे के तौर पर नहीं देखना चाहिए, ये सिर्फ एक अनुमानित लागत मानी जाती है। लेकिन एक बात ये साफ है कि ये पैसा हमारे आपके जैसे टैक्स पेयर्स का था जो हंगामे की भेंट चढ़ा। लेकिन संसद का कामकाज कम होना कोई नई बीमारी नहीं है। 2009 से अब तक के आंकड़े देखें तो कई ऐसे सत्र हुए हैं जब संसद इससे भी कम चली है। सरकार बदली, विपक्ष बदला, मुद्दे बदले, लेकिन संसद ठप कराने की परंपरा जारी रही। यूपीए सरकार के समय में चलते हैं। 2010 का साल कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सत्ता में थी, भाजपा विपक्ष में। 2010 का शीतकालीन सत्र लगभग पूरा हंगामे की भेंट चढ़ा। पीआरएस का डेटा बताता है कि लोकसभा 5%, राज्यसभा सिर्फ 2% समय चल सकी। मुद्दा था 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में कथित घोटाले का। विपक्ष चाहता था कि मामले की जांच जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करे। सरकार का तर्क था कि लोक लेखा समिति यानी पीएससी भी इस मामले की देखरेख कर सकती है। दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह अड़े रहे, संसद का कामकाज ठप रहा। फिर आया 2013 का शीतकालीन सत्र। 2014 के लोकसभा चुनाव करीब थे। इस बार निशाने पर था टेलीकॉम लाइसेंस आवंटन से जुड़ा जेपीसी का ड्राफ्ट। समिति ने मनमोहन सिंह और तब के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को क्लीन चिट दे दी थी। आईटी मिनिस्टर ए राजा को तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के लिए जिम्मेदार बताया गया। विपक्ष ने रिपोर्ट को कवरअप करार दिया। इसी दौरान तेलंगाना राज्य बनाने को लेकर आंध्र प्रदेश के सांसदों का विरोध चल रहा था। नतीजा ये निकला कि लोकसभा सिर्फ 6% और राज्यसभा 19% टाइम ही ऑपरेट कर सकी। अब यूपीए से जरा एनडीए के दौर में आते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद 2015 का मानसून सत्र लीजिए। लोकसभा तो फिर भी 46% समय चली, पर राज्यसभा सिर्फ 9% समय ही चल सकी। इस बार विपक्ष के हाथ में 2 बड़े मुद्दे थे, ललित मोदी विवाद और व्यापम घोटाला। आज जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यापम घोटाले का जिक्र भी किया। विपक्ष तब की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग कर रहा था। आरोप था कि उन्होंने ललित मोदी को ब्रिटेन के यात्रा दस्तावेज हासिल करने में मदद करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले को लेकर भी सरकार पर लगातार तब सवाल उठ रहे थे। 2016 का शीतकालीन सत्र आया तो फिर वही कहानी थी। इस बार मुद्दा था नोटबंदी। विपक्ष लगातार विरोध कर रहा था। लोकसभा सिर्फ 15% और राज्यसभा 18% समय ही चल सकी। 2021 के मानसून सत्र में भी संसद का हाल कुछ भी अलग नहीं था। लोकसभा सिर्फ 21% और राज्यसभा 29% समय चल सकी। इस बार पेगासस जासूसी के आरोप और 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष ने संसद को घेर कर रखा। कभी 2G, कभी नोटबंदी, कभी पेगासस, कभी अडानी, कभी कृषि कानून, कभी कोई दूसरे मुद्दे। सत्ता पक्ष अपने तर्क देता रहा, विपक्ष अपने मुद्दे उठाता रहा और कई बार इन दोनों के बीच संसद का कामकाज फंसता रहा। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार ने नई परंपरा बनाई है, संसद में चर्चा हो या ना हो बिल पास हो जाते हैं। जिस मानसून सत्र में लोकसभा तय समय से सिर्फ 19% चली, उसमें भी सरकार ने 12 बिल पास करा लिए। लेकिन टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सरकार को इसी बात पर घेरा, कहा कि सरकार ने जो 12 बिल पास कराए हैं उनमें 3 बिल ऐसे हैं जो लोकसभा में 4 मिनट में पास हो गए, 4 बिल ऐसे हैं जो 3 मिनट में पास हो गए, 2 बिल ऐसे थे जो 2 मिनट में ही पास हो गए। यानी कुल 9 बिल ऐसे हैं जिन्हें सरकार ने 5 मिनट से भी कम समय में पास करा लिया। अब चूंकि पैसा आपका है, इसलिए आप सोचिए, आप बताइए, आप ही तय कीजिए, हंगामे का दोष विपक्ष को देकर सरकार बरी हो सकती है क्या? लगातार हंगामे कर स्थगनों के सहारे विपक्ष अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है क्या? मुद्दे हमेशा रहेंगे लेकिन रोड ब्लॉक न्यू नॉर्मल नहीं हो सकते। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, आप तय करिए। अब बारी सुर्खियों की। झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। 20 दिनों से छात्र लगातार अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। अपनी मांगें मनवाने के लिए छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा तक मार्च निकाला था। इस दौरान झड़प, पत्थरबाजी, लाठीचार्ज, टीयर गैस चलाए जाने के विजुअल्स, फोटो हमने आपने देखे। लेकिन अब झारखंड सरकार ने इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करनी शुरू कर दी है। कुल 500 लोगों से अधिक के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। पहले 600 के खिलाफ FIR दर्ज होने की खबर आई थी। बताया जा रहा है कि 600 में से 100 नामजद हैं। लेकिन रांची के SSP राकेश रंजन ने नामजद वाली बात से इनकार किया।
वो बोले कि किसी के नाम से एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें 500 अज्ञात लोग हैं। रांची पुलिस का कहना है कि ये छात्र नहीं बल्कि असामाजिक तत्व थे जिन्होंने छात्रों के आंदोलन का फायदा उठाकर माहौल खराब करने की कोशिश की। झारखंड सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगें मान ली गई हैं, लेकिन छात्रों की राय इससे ज़रा अलग है। छात्रों की सबसे प्रमुख मांग है मामले की सीबीआई जांच और बाकी विवादित परीक्षाओं को भी रद्द करना। सरकार ने 3 परीक्षाएं रद्द करने का भरोसा दिलाया है, लेकिन छात्रों का कहना है कि कुल 13 परीक्षाएं हैं जिन्हें रद्द किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों के बीच 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सीबीआई जांच और बाकी परीक्षाएं रद्द करने पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी होने तक अपना आंदोलन वापस लेने से इनकार कर दिया है। मांगे पूरी नहीं होने पर 15 अगस्त के बाद सीएम हाउस घेरने का मन बना रहे हैं। इसको लेकर सीएम आवास की सुरक्षा टाइट कर दी गई है। 100 एक्स्ट्रा जवानों की वहां तैनाती की गई है। तो दूसरी तरफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 1 हफ्ते की डेडलाइन दी है। कहा है कि अगर 1 हफ्ते में सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं हुई तो वो भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस मुद्दे पर 1200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर महाराष्ट्र के नांदेड़ में हमला किया गया। बादल अपने परिवार के साथ गुरुद्वारा दर्शन करने गए हुए थे। वहां से माथा टेक कर बाहर निकल रहे थे, तभी एक निहंग ने उन पर कृपाण से हमला किया। उनके दाहिने हाथ में चोट आई, जिसके बाद उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। खतरे से वो फिलहाल बाहर है। हमले की वजह तलाशी जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हमलावर निहंग जसपाल सिंह तेजपाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ भी की जा रही है। 62 साल का जसपाल सिंह पुणे का रहने वाला है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक वो 2 साल से नांदेड़ के पास माता साहिब गुरुद्वारे में सेवा कर रहा था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नांदेड़ पुलिस अधीक्षक से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। सूत्र बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल से फ़ोन पर बातचीत की, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। सुखबीर सिंह बादल के पिता प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। खुद सुखबीर सिंह बादल 2 दफ़ा पंजाब के डिप्टी सीएम रहे। ऐसे में सवाल है कि उनकी सुरक्षा में ऐसी चूक कैसे हुई। इसका जवाब महाराष्ट्र सरकार तलाशने में जुटी है। गृहमंत्री योगेश कदम ने इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए बताया कि तय प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने सभी ज़रूरी सावधानियां बरती थी। सुखबीर सिंह बादल हम पहले भी किसी न किसी हमले का शिकार हो चुके हैं। दिसंबर 2024 में उनवर मंदिर के प्रवेश द्वार पर हमला हुआ था। उन पर खालिस्तानी समर्थक नारायण सिंह चौरा ने उस समय गोली चलाई थी। उस वक्त बादल धार्मिक सजा के चलते गुरुद्वारे के प्रवेश द्वार पर सेवादार के तौर पर सेवा दे रहे थे। उस गोलीबारी में बादल बाल बचे थे। अब एक बार फिर उन पर हमला हुआ है। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपने और अपनों को ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।